लियो टॉल्स्टॉय रशिया के एक महान दार्शनिक और लेखक थे, जिनका एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है वॉर एंड पीस। वॉर एंड पीस का एक कथन, एक कोट आज तक मेरे जहन में अंकित है। ऑल आवर लाइव्स वी हैव आइदर बीन एट वॉर और व्हेन नॉट वी हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। इस कथन के सत्य का प्रमाण हमें इतिहास के पन्नों में निश्चित तौर पर देखने को मिलता है, फिर चाहे वह पाषाण युग के नुकीले पत्थर, भाले, तीर कमान हो, या फिर मुगलों की तोपें या ब्रिटिश राज की बंदूकें। 1945 में एटम बम का कहर पूरी दुनिया ने पहली बार देखा था। तो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद किसी ने एल्बर्ट आइंस्टाइन से एक बार ये सवाल पूछा, व्हाट डू यू थिंक वर्ल्ड वॉर 3 किन हथियारों से लड़ी जाएगी? तो जवाब में आइंस्टाइन ने कहा था, I don't know with which weapons World War III will be fought, but surely World War IV will be fought with sticks and stones. आधुनिक हथियारों से लैस इस विश्व की हर एक सेना आज वॉर के लिए रेडी रहती है। क्यों? क्योंकि युग आते हैं और युग बीत जाते हैं, पर युद्ध एक ऐसी सच्चाई है जो हर युग में देखने को मिलती है। भारत ने भी ऐसे कई युग और ऐसे कई युद्ध देखे हैं, परंतु तिरंगे का यह परचम युग युगांतर से अविजित लहरा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे राष्ट्र के रक्षक, हमारे प्रहरी, हमारे सैन्य बलों ने अपनी इस मिट्टी और इस तिरंगे की आन बान और शान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। आज ग्लोबल मंथन पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं भारत के एक ऐसे ही युग पुरुष, जिनकी शौर्य गाथाएं, उनकी यूनिफॉर्म पर लगे मेडल्स खुद ब खुद बयान करते हैं। तो बहुत आदर के साथ स्वागत करता हूं हमारे राष्ट्र के गौरव, विशिष्ट सेवा मेडल और अटल शिखर शौर्य सम्मान जैसे कई पुरस्कारों से सम्मानित मेजर जनरल अनुज माथुर साहब का। सर नमस्कार, जय हिंद एंड वेलकम टू ग्लोबल मंथन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। आपका आभार कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट के लिए बुलाया। सर, ऑनर इज ऑल आवर्स। एंड टू द व्यूअर्स, तैयार रहिए, आज के इस पॉडकास्ट में आपको बहुत सारी नई चीजें देखने को और सीखने को मिलेंगी। आधुनिक वॉरफेयर के बारे में, टैक्टिक्स के बारे में, और सर से जियोपॉलिटिक्स के बारे में कई चीजों पर चर्चा होगी। तो सिट टाइट, यू आर वॉचिंग द ग्लोबल मंथन पॉडकास्ट। तो सर, आपके जीवन में जब पढ़ा, आपके जीवन के बारे में जब पढ़ा, थोड़ा सा रिसर्च करी, तो एक छवि उभर कर आती है। एक नेचुरली व्हेन वी सी अ मैन इन यूनिफॉर्म, तो हमें लगता है एक डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर, आपके पीछे का वो डिसिप्लिन, आपकी मेहनत और आपकी राष्ट्र के प्रति जो सेवा थी। बट देयर इज अ वन क्वेश्चन जो कि मैं हर पॉडकास्ट में अपने गेस्ट से पूछना हमेशा पसंद करता हूँ, हाउ डू यू डिफाइन योरसेल्फ? देखिए, ये क्वेश्चन मुझे लगता है मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन होगा, हाउ डू आई डिफाइन माई सेल्फ। लेकिन चूंकि आपने पूछा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं एक भारतवर्ष का सेवक हूँ, जिसने लगभग 4 दशक यूनिफॉर्म में भारत राष्ट्र की सेवा में समर्पित किए। उसके पश्चात भी मैं प्रयास ये करता रहता हूँ कि किस प्रकार से राष्ट्र को बनाने में, राष्ट्र निर्माण में जो भी छोटा मोटा योगदान मैं कर सकूँ, वो योगदान दे सकूँ। आर्मी और आर्म्ड फोर्सेस आपको एक ऐसा जीवन मुझे लगता है देती हैं, जिससे कि आपका जो काम करने का तरीका है वो एक सही पटरी पर आता है, और आपका नेचुरल जो इंस्टिंक्ट है वो राष्ट्र की सेवा की भावना पर समर्पित होता है। तो मुझे अपने उसी इंस्टिंक्ट पर गर्व है, और मैं अपने आप को सिर्फ इस चीज़ में इस तरीके से डिस्क्राइब करूँगा कि मैं एक सैनिक था वर्दी में, अब भी एक सैनिक हूं जो कि राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने के लिए आतुर है। बहुत ही खूबसूरत सर। एंड आई थिंक इसी के साथ हम आगाज करते हैं आज की बातचीत का। तो जब हम बात करते हैं, और हम आज रोज भी, कल रात को भी न्यूज़ में जब हम पढ़ रहे हैं, तो वी आर इन टर्बुलेंट टाइम्स।
हम ऐसे समय में गुजर रहे हैं जहां पर कि कुछ लोग तो कहते हैं 2014 के बाद से, जब से क्राइमिया का एनेक्सेशन हुआ था, बट 2022 के बाद से जब यूक्रेन रशिया का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, तो अब मल्टीपल माइक्रो कॉन्फ्लिक्ट्स और बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स भी हमें दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। और सब में आप देखते हैं तो अब यूज टेक्नोलॉजी का, मॉडर्न वेपनरी का बहुत ज्यादा हो रहा है। सप्लाई चेन डिसरप्शंस का जब हम बात करते हैं, आपके अकॉर्डिंग हैज द नेचर ऑफ वॉर चेंज्ड फंडामेंटली, या फिर सिर्फ वो खिलौने, वो जो वेपन्स हैं जिससे वो लड़ाई जाती है, सिर्फ उनमें बदलाव हुआ है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि नेचर ऑफ वॉर और वॉरफेयर करने का तरीका, इन दोनों में अंतर है। जी। जहां तक सवाल नेचर ऑफ वॉर का है, मेरा मानना है कि जो मूलभूत नेचर ऑफ वॉर, जो उसका कैरेक्टर है, वो चेंज नहीं हुआ है। वॉर जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से आप अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति को या पॉलिटिकल विल को एस्टेब्लिश करते हैं, और वो हमेशा से वही रहा है। लेकिन तब्दीली कहाँ आई है? जिस प्रकार का मॉडर्नाइजेशन हमने हमारे विश्व में देखा है पिछले कई दशकों से, जिस प्रकार के नए नए वेपन सिस्टम्स आ गए हैं, जिस प्रकार के नए नए तरीके आ गए हैं कि आप किस तरीके से अपनी विल को इम्पोज कर सकते हैं दूसरे के ऊपर। जरूरी नहीं है आपको युद्ध ही करना पड़े उसके लिए। तो वॉरफेयर करने के तरीकों में बदली आई है, लेकिन जो फंडामेंटल कैरेक्टर है वॉर का, जो नेचर है वॉर का, वो चेंज नहीं हुआ है। वॉर का अभी भी वही काम है कि आप अपने राष्ट्र की विल और अपने राष्ट्र के हितों की रक्षा करने के लिए आप किसी भी दुश्मन के साथ आप लड़ने के लिए तैयार हों, और उस पर अपनी जो सही चीज है उसको इंपोज करने में है। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि ये वॉर इज अ पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट टू इंपोज योर विल एंड टेक केयर ऑफ योर नेशनल इंटरेस्ट, और वो हमेशा रहेगा। अब मैं बताता हूं कि किस तरह से बहुत लड़ाई करने का तरीका बदला है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, आप देख रहे हैं किस प्रकार के वेपन सिस्टम्स शुरू हो रहे हैं, किस प्रकार से आप हर डायमेंशन से लड़ाई कर पा रहे हैं। आप स्पेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप साइबर वॉरफेयर कर रहे हैं, आप इकोनॉमिक वॉरफेयर कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि वो लड़ाई लड़ने का तरीका चेंज हुआ है, फंडामेंटल कैरेक्टर वॉर का चेंज नहीं हुआ है। और ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक, सबके लिए जानना, क्योंकि नेचर तो आप जैसे बता रहे हैं कि इट हैज स्टेड द सेम, राइट? एक पॉलिटिकल मींस टू एन एंड वाली जो आपने बात बताई, बट ये डिस्टिंक्शन जानना जरूरी है कि सिर्फ तौर तरीकों में थोड़ा सा जो टैक्टिक्स हैं शायद वो कहीं बदलें, बट नेचर हैज स्टेड द सेम। सो सर, एक नेचुरल सी बात और सामने आती है। आई एम इंटरनेशनल लॉयर बाय प्रोफेशन, तो हम एसिमेट्रिक वॉरफेयर का एक डेफिनेशन हमने कॉलेज में पढ़ा, और फिर मैं जब लेक्चरर के तौर पे काम कर रहा था तो पढ़ाया भी। लेकिन ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर अगर हम आम भाषा में किसी को समझाना चाहें तो क्या होता है? देखिए, मैं प्रयास करूंगा कि बिल्कुल साधारण तौर पे आपको और आपके दर्शकों को एसिमेट्रिक वॉरफेयर के बारे में बताऊं। एसिमेट्रिक शब्द का बिल्कुल जो अर्थ है वो सबको पता है। एसिमेट्रिक वॉरफेयर वो होता है जब जो दो वॉरिंग कंट्रीज हैं या वॉरिंग फैक्शंस हैं, उनकी लड़ने की क्षमता में बहुत ज्यादा अंतर होता है। उदाहरण आप अभी का ले लें, क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट चल रहा है, इसलिए ये उदाहरण लिया जा सकता है कि अमेरिका की लड़ाई लड़ने की क्षमता ईरान के मुकाबले कई 100 गुना ज्यादा बेहतर है। अब ऐसी परिस्थिति जब होती है, तब जो वीकर साइड होती है वो इस प्रकार के अपनी टैक्टिक्स को इम्प्रोवाइज करती है और नए तरीके निकालती है, जिससे कि वो जो आपकी एसिमेट्री है, जो आपका फर्क है युद्ध करने की क्षमता में, उस फर्क को ऑफसेट किया जा सके। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको, इतिहास से आपको खुद पता लगेगा कि किस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज ने एसिमेट्रिक वॉरफेयर का एक बहुत जबरदस्त नमूना पेश किया था। आपको शायद, आपके दर्शकों को ये जान के खुशी हो, और वो जानते भी होंगे, इसको मैं रिपीट करूंगा कि महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज दुनिया के एकमात्र ऐसे मिलिट्री लीडर हैं जिन्होंने एक भी युद्ध उन्होंने नहीं हारा। और वो इसलिए नहीं हारा क्योंकि वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर के बादशाह थे, और औरंगजेब जैसी जबरदस्त सेना या मुगलों की जितनी ताकतवर सेनाएं थीं, उनको भी उन्होंने अपनी गुरिल्ला टेक्निक से और उनके अपने छद्म युद्ध से और हर प्रकार की चीज़ों को इस्तेमाल करके उनको नौको चने चबवा दिए और उनसे भी युद्ध जीते। वही चीज़ आज भी हो रही है। कैसे? आप देखिए, अभी उदाहरण मैं आपको समझा देता हूं। असिमेट्री है, ईरान कमज़ोर है,
उन्होंने उनको एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड मिल गया कि उनका जो भूगोल है वो उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल चोक पॉइंट है, उसको कंट्रोल करने की शक्ति प्रदान करता है। तो उन्होंने जो अपनी मिलिट्री चीजों में कमी थी उसको उस शक्ति के द्वारा ऑफसेट किया, और उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया, या उसको नियंत्रित, बंद नहीं कहूंगा, नियंत्रित किया, और उससे ऐसा जबरदस्त मैसेज पूरे विश्व में गया कि अमेरिका को कहीं ना कहीं झुकने पर बाध्य होना पड़ा। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उसके अलावा आप गुरिल्ला, मैंने बताया, इस तरह की नॉन कन्वेंशनल टैक्टिक्स का प्रयोग कर सकते हैं, आप प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे, हालांकि इस बात को मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि कैसे एक कमजोर देश, क्योंकि ईरान को पता है उनका युद्ध अमेरिका के साथ है, उनके जो डायरेक्ट जो है वो अमेरिका के साथ है, तो उन्होंने 5-6 अपने प्रॉक्सीज क्रिएट किए, और वो उन प्रॉक्सीज को उन्होंने ऐसे स्ट्रेटेजिक जगह पर प्लेस लगाया जहां से कि वो इस प्रकार के युद्धों को कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो हमस हो, हिजबुल्ला हो, हूती हो, या तो वो भी एक तरीका है आपकी कन्वेंशनल इंफीरियोरिटी को ऑफसेट करने का। जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन मैं तरीकों की बात कर रहा हूं। तो इस प्रकार के जो नॉन कन्वेंशनल तरीके होते हैं, आप इकोनॉमिक तरीका अपने प्रयोग में ले लिया, आप साइबर अटैक्स कर सकते हैं, आप और किस्म के तरीके से आप उनको तकलीफ में ला सकते हैं। तो ये बात आपको समझनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब एसिमेट्री है, आप जब वीकर पार्टी हैं, तो जरा सी भी जो आपकी विक्ट्री जैसी जो दिखाई देती है, थोड़ा सा भी अचीवमेंट होता है, दैट इज ए बिगर विक्ट्री, जैसे कि उनके हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल आपको बताओ, तो इसी युद्ध का हम ले लेते हैं, क्योंकि इस युद्ध को सब लोग अच्छे से देख रहे हैं। अगर मान लीजिए ईरान अमेरिका का एक भी बड़ा युद्धपोत डुबोने में कामयाब हो जाता है, तो मेरे ख्याल से इतना जबरदस्त ह्यूमिलेशन अमेरिका के लिए होगा कि इतनी शक्तिशाली सेना, और उनकी इतनी दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिशाली जो उनकी नौसेना है, वो नौसेना कुछ भी नहीं कर पा रही। इतने दिनों से वो बार बार कह रहे हैं कि हम हॉर्मुज खोल देंगे, ये कर देंगे, वो कुछ नहीं कर पा रही। तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि आप अपनी भौगोलिक परिस्थिति, अपना इतिहास, अपने ट्रेनिंग, अपने जज्बा, इन सब चीजों का समावेश करके अपने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली शत्रु को परास्त कर सकते हो, और परास्त नहीं किया तो उसका मुकाबला निश्चित रूप से कर सकते हो। इसका प्रमाण हम देख रहे हैं, और कल इस प्रमाण को फाइनल सील लग गई जब अमेरिका को इन्होंने बाध्य कर दिया कि वो नेगोशिएटिंग टेबल पर आए। बिल्कुल सही बात सर। और इमेज वॉरफेयर की जैसे आपने बात करी, तो इवन अ स्मॉल, जैसे एक जो C-130 एयरक्राफ्ट इनका गिराया, तो उसकी इमेजेस बहुत चलती हैं। तो एक भी नुकसान जो ईरान करता है, लेकिन वो दिखाता इस तरह है कि हमने क्या किया। तो आई थिंक दैट्स अनदर वे, जैसे आपने बताया, एक्सप्लेन किया कि एसिमेट्री को कैसे ऑफसेट करा जाता है। बिल्कुल, मैं आपको इसी चीज को थोड़ा और क्वालिफाई करूंगा, अगर आप मुझे इजाजत देंगे। जी। देखिए, आज जो अमेरिका ने हासिल किया है, खमनेई खत्म, 50 और राजनीतिक, साइंटिफिक और मिलिट्री लीडर्स खत्म, आर्मी चीफ खत्म, नेवी चीफ खत्म, आधी नौसेना खत्म, 60% वायुसेना खत्म, एयर डिफेंस खत्म, इकोनॉमिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सिस्टम्स खत्म। बावजूद उसके, और ईरान के पास दिखाने के लिए क्या है, 2 F-35 उन्होंने गिरा लिए, एक F-15 गिरा लिया, 2-3 सी। लेकिन जितना उसको फुटेज मिल रहा है कि वो आपने एक C-130 गिरा लिया, वो उसका कहीं भी जितना आपकी आधी नौसेना खत्म कर दी, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। उसकी वजह यही होती है कि जो कमजोर है वो अगर 2 पॉइंट स्कोर करता है, तो वो बहुत ज्यादा मैग्नीफाई होकर के लोगों के सामने आते हैं। तो यही विजिबिलिटी यहां पर भी आपको नजर आ रही है। लेकिन भूलना नहीं चाहिए, ईरान को बहुत गहरी चोट पहुंचाई गई है, और उनको इससे उबरने में कई दशक लगेंगे। ये मेरा मानना है। अगर ये युद्ध खत्म हो गया, अभी तो हमें ये भी देखना है कि क्या इसका नतीजा निकलता है। सर, इस पे हम एक बार फिर वापस आएंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। ओके। अभी हम बात कर रहे थे हाइब्रिड वॉरफेयर की, और कहीं ना कहीं एक मैंने टर्म सुनी थी, ऑपरेटर लेस वॉर्स। और उनका कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये था कि जो रीपर ड्रोन्स हैं या जो ड्रोन टेक्नोलॉजीज है, उसमें अब धीरे धीरे एग्जीक्यूशन भी जो है वो एआई को ट्रांसमिट कर दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि एआई एज अ डिसीजन मेकर अगर होता है आगे जाकर, इज इट समथिंग गुड और बैड फॉर वॉरफेयर? देखिए, मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक
सेंटेंस बोलना चाहता हूं, इट इज द पीपल ऑन ग्राउंड हु क्रिएट लीवरेजेस। तो कितना भी एआई में डेवलपमेंट हो जाए, कितना भी किसी चीज में डेवलपमेंट हो जाए, कितने भी आपके पास फायर पावर आ जाए, लेकिन डिसीजन जो आपको मिलेगा वो डिसीजन सिर्फ सोल्जर ऑन ग्राउंड आपको दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। इस वजह से आप देख रहे हैं किस प्रकार से कितने साल से आप बताइए ईरान का, रशिया का और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। आमतौर पर यह माना जाता है कि ये युद्ध 2022 में शुरू हुआ था। आप गूगल से पूछ लीजिए, 2014 से ये युद्ध चल रहा है। क्राइमिया के बाद भी पूरा डॉनबास में लड़ाई, बाकायदा लड़ाई चल रही है। तो ये युद्ध है, ऑनगोइंग है। लोगों को पता नहीं है कि एक युद्ध और चल रहा है यमन में, हूतीस का और सऊदी अरब का। उसको भी ये कहा जाता है कि अभी स्टेलमेट कंडीशन में है, लेकिन द वॉर इज ऑन। तो ये तमाम चीजें जो जो होती हैं, उससे हमको ये समझने की जरूरत है कि आप किस तरीके से अपनी शॉर्टकमिंग्स को ऑफसेट करने में सक्षम हो पाते हैं। जी, क्वेश्चन ये होगा कि हम बात करते हैं और हर जगह मीडिया में भी जब देखते हैं तो एयर सुपीरियोरिटी, एयर डोमिनेंस की बात ज्यादा होती है, पर अभी आपने बताया कि पीपल ऑन ग्राउंड, तो आई वुड से ट्रेडिशनल मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है वो आज के इस ड्रोन वॉरफेयर और एरियल डोमिनेंस की बात में कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि ट्रेडिशनल मिलिट्री स्ट्रेंथ कितनी इंपॉर्टेंट होती है। हाउ रेलिवेंट इट इज टू यू? मैं थोड़ा सा आपके स्टेटमेंट में करेक्शन कर दूं। हम भूलते नहीं हैं, सब मालूम है। अमेरिका को भी पता है कि बूट्स ऑन ग्राउंड कितने रिक्वायर्ड है अगर वो कोई डिसीजन वहां पर चाहते हैं, मालूम सबको है। लेकिन आज का जो वॉरफेयर, मॉडर्न वॉरफेयर हो गया है, जब आपके पास ऐसी मारक क्षमताएं मौजूद हैं जो कि बिना मैन पावर को कमिट किए आपको रिजल्ट्स दे सकती हैं, तो उसका प्रयोग होता है। देखिए, दो टाइप के वॉरफेयर माने जाते हैं। एक होता है अट्रिशन वॉरफेयर और एक होता है आपका जो दूसरा। तो अट्रिशन वॉरफेयर का उद्देश्य क्या, फोकस क्या है? अट्रिशन वॉरफेयर का फोकस है कि शत्रु के मैन, मटेरियल और मोराल, इन तीन चीजों पर इतना नुकसान पहुंचाया जाए अपनी फायर पावर सुपीरियोरिटी के साथ कि वो अपने आप को आपकी शर्तों पर ढलने में मजबूर कर दिया जाए उसको। ये अट्रिशन वॉरफेयर का फोकस है। लेकिन आपने देखा कि वो अट्रिशन वॉरफेयर रूस यूक्रेन के खिलाफ उसका कोई परिणाम नजर नहीं आया। वो अट्रिशन वॉरफेयर, रूस यूक्रेन तो फिर भी बड़े बड़े देश हैं। गाजा के ऊपर आप इस अट्रिशन वॉरफेयर से कुछ नहीं कर पाए। 2.5 साल से आप वहां पर लड़ रहे हैं, गाजा को मटिया मेट कर दिया, फिर भी जब तक आपके ट्रुप्स ग्राउंड पे नहीं जाएंगे आप कह ही नहीं सकते कि उस पर कब्जा हो गया है। तो ये अट्रिशन वॉरफेयर का अलग कॉन्सेप्ट है। और जो दूसरा, जो डिसाइसिव वॉरफेयर अगर चाहिए, आपको डिसीजन मेकिंग चाहिए, तो आपको ट्रुप्स ग्राउंड पर उतारने पड़ेंगे। अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं कि एयर सुपीरियोरिटी, एयर सुपीरियोरिटी जो है वो किसी भी वॉरफेयर का एक बहुत ही अहम, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आपके पास एयर सुपीरियोरिटी नहीं है तो आपके ग्राउंड ट्रूप्स भी मोबिलाइजेशन अपने अपने आप को आगे बढ़ा नहीं सकते। तो एयर सुपीरियोरिटी हमेशा से एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट थी और रहेगी। लेकिन एयर, ड्रोन्स, मिसाइल्स अलोन विल नॉट विन यू ए वॉर। अगर आपको लड़ाई जीतनी है तो आपको उन लोगों को, पीपल ऑन ग्राउंड, अब वो कहां से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। पीपल ऑन ग्राउंड विल ओनली गिव यू द लीवरेज। और अगर आपको डिसीजन, जो डिसाइसिव बैटल जीतनी है, तो आपको पीपल ऑन ग्राउंड कर। एयर फोर्स, एयर पावर हमेशा, देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है लड़ाई का, उसको बोलते हैं शेपिंग ऑफ द बैटलफील्ड। जो एयर पावर है, जो आपकी लॉन्ग डिस्टेंस वेक्टर्स हैं जो दूर से हमला करते हैं, वो शेपिंग द बैटलफील्ड में काम आते हैं कि आप बैटलफील्ड को इस प्रकार से तैयार करें जिससे कि जब आपके हमलावर दस्ते वहां जाएं तो वो आसानी से अपना काम करने में सक्षम हो जाएं। लेकिन फिर भी उनका काम शेपिंग द बैटलफील्ड तक ही रहता है, और उसको, उनका काम है कि शत्रु को पल्वराइज करके उसको हेड डाउन करवा करके रखें। लेकिन उसके बाद उस जगह पर कब्जा करना वो फुट सोल्जर का काम है। बिल्कुल सर, ये तो बिल्कुल, दिस इज समथिंग दैट एवरीवन शुड नो, क्योंकि हम आर्टिकल्स तो बहुत पढ़ते हैं इस बारे में, लेकिन अभी भी जैसे अमेरिका बात करता है मरीन्स को उतारने की, तो कहीं ना कहीं एक लॉजिक उसके पीछे ये भी है कि जो एरियल डोमिनेंस उन्होंने सेटअप कर दी, लेकिन उस टेरिटरी को कैप्चर करने के लिए आपको बूट्स ऑन द ग्राउंड चाहिए ही होंगे। बिल्कुल सही। सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, इस बारे में हमने थोड़ी सी बात पहले करी थी जब आपने समझाया था कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर, एसिमेट्री को ऑफसेट करने के लिए ईरान किस तरह से
अलग अलग हथकंडे अपनाता है, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक डिसरप्शंस, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है या हुतीज के थ्रू जो बाबल मंडाब है, वहाँ पर आप चोक पॉइंट्स को जो है चोक कर देते हैं, जिससे कि इकोनॉमिक डिसरप्शन होती है, लोगों के सप्लाईज, हम इंडिया की बात करें तो एनर्जी सप्लाईज, ऑयल एंड गैस के इंपोर्ट्स में काफ़ी फर्क देखने को मिलता है. You were part of you were commissioned into one of India's most elite and oldest infantry units, 10 Jackrif. सर, ये जो यूनिट है, जब मैं इस बारे में पढ़ता हूँ तो एकदम से गर्व तो होता ही है, उसके साथ साथ ये देखने को मिलता है कि मल्टीपल टेरेन्स में इस यूनिट ने जो है विक्ट्रीज अपनी जो है दर्ज कराई हैं, चाहे वो हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर हो. और ऐसी सिचुएशंस में आप तो जानते ही हैं कि सप्लाई चेन्स का, सप्लाई लाइंस का एक बहुत क्रूशल फैक्टर होता है. वही एनालॉजी अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में या बाबल मंडाब में देखें कि ये सब सप्लाई लाइंस हैं ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, जब ये चोक हो जाती हैं तो व्हाट कैन बी लर्न फ्रॉम अ मिलिट्री पर्सन's एक्सपीरियंस टू रिलीज दीज चोक पॉइंट्स? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इट्स नॉट वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिट बट डेफिनेटली इलीट. 1964 में रेज हुई थी हमारी यूनिट 10 जैक राइफल्स, और 1967 में उन्होंने वो करके दिखाया था जो कि आज तक इतिहास में नहीं हुआ. चाइना को इन ए एक्सचेंज ऑफ फायर अ डिफीट वाज हैंडेड ओवर टू चाइना इन ए प्लेस कॉल्ड चोला. चोला ये सिक्किम में एक पास है और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पास है. खैर वो तो पर्यटन के इतिहास की बात है. आपको मैं एक बात बताता हूँ कि जो आपका प्रश्न है, देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसी भी युद्ध में, और आप युद्ध की क्यों बात करते हैं, इसको आप किसी भी जीवन के उसमें उतार सकते हैं कि हर जो कंटिन्यूअस लॉजिस्टिक सप्लाई चेन्स हैं वो क्रिटिकल होती हैं. आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, ये बहुत आवश्यक है. ये आर्मी में जब आप बैटल में हैं तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. अब जैसे मैं आपको उदाहरण अभी का लेके दूंगा ताकि दर्शकों को समझने में आसानी हो. जब रूस ने हमला किया यूक्रेन के ऊपर, तो अगर आपको याद हो तो बेलारूस की तरफ से उन्होंने अपने ग्राउंड फोर्सेस को उतारा था और वो बहुत तेजी के साथ बढ़ करके और आगे पहुंच गए. उसके बाद वो उसको कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनकी जो सप्लाई चेन, जो लॉजिस्टिक्स की जो चेन ऑफ मेंटेनेंस है वो इतनी लंबी हो गई कि उसको वहां पर वो मेंटेन ही नहीं कर सकते थे और उनको वहां से उठ करके वापस आना पड़ा. और बताता हूं मैं आपको, ये कहा जाता है कि जब चाइना आया वो उन्होंने आधा से ज्यादा अरुणाचल जीत लिया था 1962 में. फिर वो वापस क्यों गए? क्योंकि उनको पता था कि वो यहां पर अगर रुक भी जाएंगे तो वो अपने आप को मेंटेन किसी भी प्रकार से नहीं कर सकते. उस जमाने में इस प्रकार की मेंटेनेंस, तो ये जो चीज है वो बहुत ज्यादा मुझे लगता है इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज में. आप अगर शत्रु को कहीं भी कॉर्नर करके उसको अगर लॉजिस्टिकली स्टार्व कर दोगे, कहने का मतलब यह है कि उसके पास ना राशन जाने दिया जाए, ना उसका गोला बारूद हथियार जाने दिए जाए, ना किसी भी चीज़ को जाने दिया, तो वो अपने आप कैपिचुलेट हो जाएगी वो जो फोर्स है उसको. तो ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है और ये कोई इसमें कोई नई बात नहीं है. लेकिन लॉजिस्टिक सप्लाई चेन का युद्ध में बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है. अब इसको कैसे करते हैं, देखिए थोड़ा सा मैं आधा मिनट इसमें लगाऊंगा कि हम जब भी कोई ऑपरेशन करते हैं तो हमें पता होता है कि ये ऑपरेशन कितने दिन चल सकता है या कैसे चल सकता है. तो उसकी जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन प्लानिंग है वो बहुत गहराई से शुरू से की जाती है. उसमें कुछ आप चीज़ें, कुछ अपना एमिनिशन, कुछ आर्म्स उसको अपने आप पर्सनली कैरी करते हैं. उसके बाद कुछ बिल्कुल तुरंत पीछे वो अवेलेबल होता है जो कि जैसे ही युद्ध में पहला पॉज आता है आप उसको रिप्लेनिश कर सकते हैं, रीएडजस्टमेंट कर सकते हैं, उसको चारों तरफ इधर का उधर कर सकते हैं. वो उसके बाद थोड़ी दूरी पर और एचलॉन्स बने हुए होते हैं जिससे कि आप लॉजिस्टिक सप्लाई कर सकते हैं. लेकिन फिर भी इवेंचुअली आपको एक ऐसा कॉन्टिन्यूअस रिवर होती है ना, जैसे पूरा ऐसा सिस्टम बनाने का पड़ेगा जिससे कि आपका लॉजिस्टिक्स लगातार बहता रहे. और अगर वो लॉजिस्टिक्स नहीं बहेगा तो आपकी सेना कुछ घंटे सेल्फ कंटेंट होगी, उसके बाद कुछ घंटों के लिए कुछ एचलॉन्स के ऊपर निर्भर हो सकती है, कुछ घंटे ऑफ द लैंड. मेरा ये कहने का मतलब है कि आपको लॉजिस्टिक सप्लाई चेन को तुरंत एक्टिवेट करके उसको दोबारा परफेक्ट उसमें लाने की ज़रूरत है और इसको सिक्योर करने की भी ज़रूरत है. आपकी सप्लाई चेन बनी हुई है, आपने कर लिया किस प्रकार से, और अगर वो इंटरडिक्ट कर सकता है शत्रु बाई एयर या बाई किसी और एनी अदर मीन्स, तो फिर भी उसको, तो लॉजिस्टिक्स का सेना में
बहुत ज़्यादा महत्व है। अब एक और चीज़ आपका, क्योंकि आपने इतने बड़े बड़े चोक पॉइंट्स की बात करी, इन चोक पॉइंट्स का कहाँ असर पड़ता है? देखिए, आपको अवश्य आज भारतवर्ष को जो ऑयल और गैस की समस्या हो रही है, कल को अगर आपको युद्ध लड़ना पड़े और ये रास्ता बंद रहे, तो निश्चित रूप से आपका जो वॉर एफर्ट है उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। तो इस प्रकार के लॉजिस्टिक्स जो ब्रेकडाउन्स हैं, वो भी आपके युद्ध की तैयारियों पर, आज आप अगर चाहें कि मैं एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज करूं जिसमें हजारों लीटर आपका फ्यूल और ये लॉजिस्टिक्स की चीजें खर्च होती हैं, तो शायद हो सकता है कि आप वो करने से परहेज करें। तो इन चीजों का भी फर्क, जिस प्रकार के लॉजिस्टिक्स का भी फर्क आपकी प्रिपेयर्डनेस पर और इवेंचुअली वॉर वेजिंग कैपेबिलिटी पर पड़ सकता है। पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है वो मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने आपको इसको उदाहरण के तौर पे दिया। तो आपके जो लोग ये पता होना चाहिए हमको कि हमको अपनी लॉजिस्टिक्स चेन, एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है, आज ईरान क्यों अभी तक सस्टेन कर पा रहा है, और उसकी स्ट्रेटजी की बात बाद में देखेंगे अगर मौका लगा तो। लेकिन उन्होंने 47 वर्षों से इस दिन का इंतजार किया था। पिछले 47 वर्षों से वो अमेरिका के साथ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उनको पता था कि अमेरिका की शक्ति के सामने उनकी एयरफोर्स कुछ नहीं कर पाएगी, उनकी नेवी कुछ नहीं कर पाएगी, उनके एडी कुछ नहीं कर पाएंगे, उनके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के कुछ नहीं कर पाएंगे। उनको अगर कुछ करना है तो उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया, एक बहुत जबरदस्त एआई एनेबल्ड मिसाइल ड्रोन कैपेबिलिटी उन्होंने तैयार करी। फिर उस मिसाइल ड्रोन कैपेबिलिटी को उन्होंने जमीन के अंदर 100-200 मीटर अंदर टनल्स बना बना करके उसको वहां पर सिक्योर किया। फिर उन्होंने जब ये उन्होंने किया, तो मैं सप्लाई की बात कर रहा हूं, अब उनका क्या है कि कंटिन्यूस प्रोडक्शन हो रहा है। जितना भी उनका जो मिसाइल और ड्रोन की कैपेबिलिटी है, उसकी सारी रिप्लेनिशमेंट विद इन द कंट्री हो रही है। ड्रोन्स वहीं बन रहे हैं, उनको किसी के ऊपर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। मिसाइल्स वो स्वयं बना रहे हैं। बहुत क्रिटिकल बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। आगे ये मैं बताऊंगा कि हमें और इसमें क्या करने की आवश्यकता है। तो इस वजह से ईरान अभी भी लगातार अमेरिका और इजराइल की फोर्सेस को ब्लडी नोज दे रहा है। और अभी भी जब ये हो चुका था, देखिए मैं बताऊं, जब ये सीज फायर अनाउंस हो गया था, उसके बाद 4 वेव्स उन्होंने मिसाइल्स की इजराइल में फायर करी। 4 वेव्स, एक नहीं, 2 नहीं, 3, 4 वेव्स। तो ये इस बात को दिखाता है। और भी इसके प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर हैं, कभी अभी मौका लगा आगे तो मैं बताऊंगा। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम उन्होंने किया था, और यही चीज जो है उनको इस बैटल में सस्टेन करके रखे हुए हैं। सर, मेरा यही सवाल था एक्चुअली, हम अभी बात कर लेते हैं इस बारे में कि एक छोटी सो कॉल्ड स्मॉलर कैपेबिलिटी नेशन, हम यूक्रेन की भी बात कर सकते हैं या फिर हम ईरान की बात कर सकते हैं जो करंट स्टेज में है, इट इज फाइटिंग अगेंस्ट मच बिगर एनिमीज, मच एडवांस्ड एनिमीज। तो ऐसे में हाउ इज इट एबल टू सस्टेन, जो हम इसी को कंटिन्यू। मैं आपको एक बात बताता हूं। देखिए, जब आपको पता होता है कि आपका शत्रु कौन है, और जब आपको यह पता होता है कि वो शत्रु कहीं ना कभी हमें उसके साथ युद्ध करना पड़ेगा, तो आप उसकी हर एक, कोई भी अच्छी सेना या देश होगा उसकी क्रिटिकल स्टडी करता है। ईरान ने पिछले 47 वर्षों में अमेरिका की हर प्लेबुक को क्रिटिकली एग्जामिन किया है। और अमेरिका का क्या है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था कि आप सर को ढूंढो, सर को तन से जुदा करो, तन अपने आप गिर जाएगा। गो फॉर द हेड, रिमूव इट फ्रॉम द बॉडी एंड द बॉडी विल फॉल। ये हुआ डिकैपिटेशन, ये हुआ वेनेजुएला में हो गया, सीरिया में हो गया, शायद इराक में हो गया, लीबिया में हो गया, हर जगह जहां जहां उन्होंने प्रयास किया, तो उन्होंने इस उनकी चीज को बहुत क्रिटिकली स्टडी किया। और उसके बाद ये जो मोज़ेक डिफेंस की हम लगातार बात कर रहे हैं, ये काफी इसके बारे में बात हो चुकी है। लेकिन फिर उन्होंने 3 Ds अप्लाई किए, डिसेंट्रलाइज, डेलीगेट एंड डिस्पर्स। तो जो उनके एसेट्स थे उन्होंने उनको डिसेंट्रलाइज किया, अथॉरिटी को डेलीगेट किया और इनको डिस्पर्स कर दिया। ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, उन्होंने पूरे ईरान में सारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में 31 उनके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो 31 सेमी ऑटोनोमस उन्होंने आर्मी के एक फाइटिंग ग्रुप्स बना दिए। आप उसको, मैं फाइटिंग ग्रुप्स इसलिए कह रहा हूँ, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में ना जा करके दर्शकों को समझ में आएगा जो मैं बता रहा हूँ। और ये इनका अपना
मिसाइल ड्रोन फोर्स थी, इनका अपना कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर था, इनका अपना लॉजिस्टिक्स का अरेंजमेंट था, इनका अपना कम्युनिकेशन का अरेंजमेंट था, इनके अपने लड़ाई लड़ने के जो साधन हैं वो तमाम इनके अपने थे। और सबसे बड़ी बात, इनके हर एक के पास टारगेट लिस्ट बनी हुई थी। उसको क्या फायदा हुआ कि उनको पता था कि अमेरिका जब आएगा तो सबसे पहले या एक पहली वेव में ही वो आपकी सारी पॉलिटिकल और मिलिट्री हायरार्की को खत्म करने की कोशिश करेगा, और एग्जैक्टली वही किया। लेकिन क्योंकि उन्होंने ये 3Ds को बहुत भली प्रकार से अप्लाई किया था और इसके ऊपर बहुत रिहर्सल्स किए हैं, बहुत तैयारी करी है कि कैसे ये तमाम लोग आप फायर करेंगे, इसकी वजह से थी कि जो इतनी लीडरशिप खत्म हो गई, डिफेंस मिनिस्टर चला गया, चीफ ऑफ द आर्मी चला गया, चीफ ऑफ द नेवी चला गया, फिर भी ईरान आज भी उसी शक्ति के साथ अमेरिका से लड़ रहा है और उसको मुंह तोड़ जवाब दे पा रहा है। उसकी वजह यही थी कि आपने, देखिए आर्मी में कहा जाता है कि नो योर सेल्फ, नो योर एनिमी। तो दिस इज वेरी क्रिटिकली रिक्वायर्ड। आपको अपने शत्रु के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, जितनी भी उसकी प्ले बुक्स हैं उन सब की आप स्टडी करनी चाहिए। ये अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है मेरे से कि भाई जब युद्ध नहीं हो रहा है तो आप करते क्या हो। मैं उनको यही समझाता हूं कि युद्ध करना बहुत आसान है, उस युद्ध की तैयारी में वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम होता है। आपको जो स्ट्रगल है, जो ट्रेनिंग है, वो आपको दिखाई नहीं देती। आपको छोटा एग्जांपल देता हूं क्रिकेट की बात करके कि सचिन तेंदुलकर है, वो भी 17-18 घंटे रोज मेहनत करता है, रोज प्रैक्टिस, रोज बिना नागा। बावजूद उसके कई बार वो शून्य पे आउट होकर के आए हैं, कई बार 10-12 रन बना करके, कई बार जीत मैच नहीं जिता पाए। जब एक खेल के लिए आपको इतनी ट्रेनिंग रिहर्सल के बाद हर बार सक्सेस नहीं मिलती, तो आप क्या समझ रहे हैं कि किसी युद्ध में आप बिना ट्रेनिंग रिहर्सल के, तो जब युद्ध नहीं है तब सेना का काम और ज्यादा मुश्किल होता है और सेना को तैयारी करके रखनी पड़ती है। आपको मिलिट्री हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, आप कैसे शत्रु युद्ध करेगा, किस हालात में कैसे वो रिएक्ट करेगा, क्या उसके पास हथियार हैं, उन हथियारों की क्या काबिलियत है, कैसे आप अपने आप को बचाएंगे, ग्राउंड का कैसे आप इस्तेमाल करेंगे, वो तमाम जो ट्रेनिंग है वो इसके अंदर शामिल होती है। और ये जो कहावत है फेमस, मोर यू स्वेट इन पीस लेस यू ब्लीड इन वॉर, तो ये जो तैयारी होती है और नो योर एनिमी जो की बात होती है वो बहुत आवश्यक होती है, और ये हर एक को पता होना चाहिए, हर सोल्जर को। और इसी वजह से ईरान अभी तक अमेरिका के सामने खड़ा, न केवल खड़ा हुआ है, वो उनका डट कर मुकाबला कर रहा है। उसकी वजह यही है कि उन्होंने उनके जो स्ट्रैटेजी है, जो उनकी टैक्टिक्स है, जो उनके फायरिंग का और आपको एंगेज करने का तरीका है, उसको बहुत क्रिटिकली एग्जामिन किया और फिर उस एग्जामिनेशन से जो कंक्लूजन्स निकाले उनको अपनी सेना में आखिरी व्यक्ति तक उनको पहुंचाने का काम किया। ट्रेनिंग पीरियड में 47 साल से तैयारी हो रही है इस दिन की, और यही वजह है कि वो एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर में आज कहीं ना कहीं विजेता निकल करके आ रहे हैं। आज वो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति और सबसे बड़ी मिलिट्री महाशक्ति को उन्होंने कहीं ना कहीं घुटने पर तो मैं नहीं कहूँगा ला दिया, कहीं ना कहीं हमारी बातें मानने के लिए मजबूर कर दिया। उसकी वजह यही थी कि उनकी ज़बरदस्त ट्रेनिंग, उनकी ज़बरदस्त एक्यूमन नॉलेज, दुश्मन के बारे में जानकारी रखने का, तो ये तमाम चीज़ें मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और यही वजह है कि आप अपनी एसिमेट्री को ऑफसेट कर पाए। और इसमें जो आपने रिस्पॉन्स दिया, बहुत सारे गोल्डन जेम्स हैं। आई एम श्योर कि जो दर्शक हैं वो इसको अप्रिशिएट करेंगे, और अगर आप अप्रिशिएट करते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्या क्या चीज़ें सरके से जो सीखने को मिली, वो क्या चीज़ आपने, प्लीज़ शेयर इन द कमेंट्स। सर, इस डिस्कशन को थोड़ा आप इंडिया की तरफ लाते हैं। हमें वेस्ट एशिया में और रशिया में और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट की बात करी। अब हम एक ऐसा समय देखते हैं कि हमने जिनको आज़ाद कराया, राइट, 1971 की वॉर के बाद बांग्लादेश बना, और अब हम देख रहे हैं कि वही बांग्लादेश जिनसे लड़ा था उन्हीं के साथ डिफेंस एग्रीमेंट और उनके मिलिट्री जनरल्स के बीच में जो है वो बातचीत रिज्यूम हो रही है। इंडिया हैज़ बीन सक्सेसफुल ऑन मल्टीपल फ्रंट्स। कई बार लेकिन हम हर बार एक फ्रंट पे हमने लड़ाई करी है, या तो चाइना से या पाकिस्तान से। हाउ वुड वी फेयर इन अ 3 फ्रंट वॉर, इन अ पॉसिबल 3 फ्रंट वॉर? देखिए, मैं आपको पहले तो थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूँ, और करेक्ट इसलिए करना चाहता हूँ कि जब भी हम वॉर की बात करते हैं तो ये हमारे पहले CDS
जनरल बिपिन रावत का कहना था। मैं उनके साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड रहा हूँ। उनके साथ मैंने 2-3 जगह पर उनके साथ अपना सर्विसेज मेरे को करने का मौका मिला। वो कहते थे कि 2.5, उस समय बांग्लादेश इतनी बड़ी थ्रेट नहीं था और अभी भी नहीं है, मैं बताऊंगा आपको क्यों नहीं है। तो वो 2.5 फ्रंट्स की बात करते थे। मैं भी यही कहूंगा, अब आप 3 बोल रहे हैं तो आप उसको प्लीज 3.5 करिए, क्योंकि ये जो हाफ फ्रंट है मेरे हिसाब से वो बहुत क्रिटिकल इसका हिस्सा बनता है। तो जब भारत की बात आती है तो भारत को हमेशा 3.5 फ्रंट के के युद्ध के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है कि आपके जो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हर देश के खिलाफ अलग अलग प्रकार के होते हैं। हम जब पाकिस्तान की बात होती है तो पाकिस्तान के साथ हम एक ऑफेंसिव कैपेबिलिटी, ऑफेंसिव पोस्चर बना के रखते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान को धूल चटाने के उसमें विश्वास रखते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जो हमारा स्ट्रेटेजिक पोस्चर है वो ऑफेंसिव है, और इसीलिए हमारी जो फोर्सेस हैं वो अकॉर्डिंगली डिजाइंड हैं और हम उसमें अटैक करने के लिए तैयार रहते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसको पाने के लिए हमारी सेनाएं तैयार हैं पूरी तरह से। हमने उसका मुजाहिरा कर दिया, एक एग्जाम्पल उनको दिखा दिया ऑपरेशन सिंदूर में, और उनको पता है कि वो क्या है। वो कुछ भी कहते रहे लेकिन उनको भी मालूम है और हमें भी मालूम है। जो सेनाएं लड़ती हैं उनको पता होता है कौन जिता या कौन हारा। वो दूसरी बात, जब चीन की बात आती है तो उस पर हमारे जो नेशनल स्ट्रैटेजी है वो अलग किस्म की है। चीन के साथ हम कभी भी ऑफेंसिव पे जाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे पास ऑफेंसिव कैपेबिलिटी नहीं है। हम एक ऑफेंसिव डिफेंसिव पोस्चर वहां पर बना के रखते हैं ताकि हम अपने हितों की रक्षा कर सकें। हम इस बात का यकीन कर सकें कि चीन जो है अपनी पुरानी सलामी स्लाइसिंग और ये वो जो जिस टेक्निक से पिछले 70 सालों में उन्होंने हमारी हजारों वर्ग किलोमीटर ज़मीन ले ली, उसके 2014 के बाद से 1 मिलीमीटर भी ज़मीन हमारी वहाँ उनके पास नहीं गई है। ये भी बात समझने की है। मैं कोई राजनीतिक भाषण यहाँ देने के लिए नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो चीन के साथ हमारी स्ट्रेटजी है वो उसी प्रकार से है। तो हमारा इक्विपमेंट प्रोफाइल, हमारी जो आर्मी के पोजीशनिंग है वो उसी प्रकार से हम लोगों ने वहाँ पर करी हुई है। जहाँ तक सवाल बांग्लादेश का है, बांग्लादेश एक बहुत छोटा असिमेट्री है बिल्कुल। बांग्लादेश इस बात को जानता है, और हमने 13 दिन में उसी लैंड मास को, लेट अस नॉट कॉल इट बांग्लादेश और व्हाटएवर, उसी लैंड मास को हमने 13 दिन में पूरी तरह से जीत लिया था। और 13 दिन के अंदर हमने 93,000 फौज को पतलून उतार करके आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया था। तो मेरा यह मानना है कि हम अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए तीनों फ्रंट्स पर फिलहाल एडिक्वेटली गियर्ड अप हैं। लेकिन उसी सांस में मैं एक बात और बताने की कोशिश करूंगा। अब मैं आधे फ्रंट की बात करता हूं। अब हमने थोड़ी देर पहले लॉजिस्टिक्स चेन सप्लाई सबकी बात करी। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, नाम नहीं लूंगा। 65 की वॉर की बात है। कुछ यूनिट्स भारत के इंटीरियर में कहीं मौजूद थीं, कानपुर में थीं, तो उनको लड़ाई लड़ने के लिए पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाना था। उस समय एक सड़कें थी नहीं, एक रोड थी जिससे कि वो सारा साजो सामान लेके जा सकते थे। कुछ लोग 16-17 साल के बच्चे उठे और उन्होंने उस सड़क को काट दिया। क्यों काट दिया? ताकि ये लोग वहां नहीं पहुंच सके। ये वो आधा फ्रंट है, ये वो आधा फ्रंट है जो प्रमाण चाहता है सर्जिकल स्ट्राइक के। ये वो आधा फ्रंट है जो कहता है बालाकोट हुआ ही नहीं। ये वो आधा फ्रंट है जहां पर कि आपका एक पूर्व मुख्यमंत्री कहता है कि आप तो युद्ध पहले दिन ही हार गए थे। इसका असर पड़ता है। ये लोग आपकी कंटिन्यूअस सप्लाई चेन को बाधित कर सकते हैं, और ये करेंगे। युद्ध होगा तब। मैंने आपको उदाहरण दे दिया कि आज की बात नहीं है, हमेशा से ये जो इकोसिस्टम इन लोगों ने यहां तैयार करके रखा हुआ है वो इकोसिस्टम नया नहीं है, बहुत पुराना है। कैसे हेडली जिन्होंने 26/11 का मास्टरमाइंड था, वो 7-8 महीने भारत में रहा। वो कहीं तो रहा होगा, कहीं से कहीं तो गया होगा, किसी ने खाना खिलाया होगा, किसी ने कम्युनिकेशंस दिए होंगे, किसी ने सिक्योरिटी दी होगी। तो ये जो इकोसिस्टम है भारतवर्ष के अंदर, और ये इकोसिस्टम मैनेज जो कर रहे हैं वो आईएसआई और चाइनीज ऑपरेटिव्स कर रहे हैं। और वो मैनेज कैसे करते हैं? वो आपके अंदर जयचंद और मीर जाफर ढूंढते हैं, उनकी मदद से इन चीज़ों को
ऑपरेट करते हैं। इसके ज़्यादा आगे मैं इलेबोरेट नहीं करना चाहता, लेकिन ये जो आधा फ्रंट है ये बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकता है। ये आपकी सप्लाई चेन्स को बाधित कर सकता है, ये आपके जो एम्युनिशन डिपोज कुछ भी किया जा सकता है। तो हम, जहां तक मैं समझ रहा हूं कि जो 3 फ्रंट की आप बात कर रहे हैं, जो कि मैं अभी भी 2 ही मानता हूं, क्योंकि बांग्लादेश मेरे हिसाब से इतनी बड़ी कोई हमारे पास थ्रेट नहीं है। और बांग्लादेश भी, आप इस बात को समझ चुका है कि आज जब दुनिया में तेल के लिए हाहाकार मच रहा है, भारत उसी बांग्लादेश को, जो क्रिकेट खेलने के लिए भारत आने के लिए तैयार नहीं है, उसको तेल दे रहा है इस समय, एज वी टॉक। तो ये मेरा मानना है कि बांग्लादेश जो हुआ वो एक टेम्पररी वजह थी। उसकी वजह में अगर मैं चला गया तो आई कैन टॉक अनदर 2 आवर्स ऑन दैट। इसमें बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी खेल रहे हैं। आपको सिर्फ एक लाइन बता देता हूं कि जॉर्ज सोरोस नाम का एक आदमी है, जिससे हमारे यहाँ के कई राजनीतिज्ञ उसके बिल्कुल लंगोटिया यार बने हुए घूम रहे हैं। तो वो जो जॉर्ज सोरोस है, उसने $100 billion, डिड यू हियर दैट राइट? $100 billion he has set aside for a regime change in India. नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए जॉर्ज सोरोस ने 100 बिलियन, कई देशों की जीडीपी नहीं है 100 बिलियन, $100 billion उसने सेट असाइड किए हुए। ये तमाम चीजें हैं। तो इस फ्रंट को भी हमें बहुत सशक्त तरीके से हैंडल करने की आवश्यकता है, और इसमें एक होल ऑफ नेशन अप्रोच की आपको जरूरत है। आपको आपस में कोऑर्डिनेशन चाहिए एजेंसीज के साथ, वेरियस एजेंसीज के साथ, चाहे वो कोई भी हो, पुलिस हो, इंटेलिजेंस हो, रॉ, कुछ भी हो। तो मेरा ये मानना है कि इसको भी हमें पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है, और इसके लिए भी अपने आप को इक्विप करना, तैयार करना। आपने डिफेंस कॉरिडोर्स बना दिए हैं 2, उसको डिस्टर्ब करने में कितना टाइम लगेगा? ये वही लोग हैं जो 26/11 कर सकते हैं, जब पहलगाम कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं। जब नेताजी सुभाष मार्ग पर दिल्ली में आप पहलगाम के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक ब्लास्ट कर सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि ये जो, जब भी हम इस प्रकार की बात करें तो 3.5 फ्रंट की बात करें, और उस एंड हाफ फ्रंट के बारे में भी बहुत गहराई से सोचें। और ये आज प्रत्येक नागरिक का फर्ज है कि उस हाफ फ्रंट को ना पनपने दें। ये बहुत आवश्यक है। उस हाफ फ्रंट को जो पालने पोसने वाले लोग हैं, जो पॉलिटिकल पैट्रनेज है, आपको मैं बताता हूं, कल की बात है कि आरएसएस के हेडक्वार्टर के पास इतना जबरदस्त जखीरा एक्सप्लोजिव्स का और इनका मिला है नागपुर में। तो ये तमाम चीजें हैं, ये आपको डिस्टर्ब करने की बात होती है। लेकिन मैं आपको और आपके मार्फत दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए तीनों फ्रंट पर पूरी तरह से अभी सक्षम हैं। लेकिन हमने जो ऑपरेशन सिंदूर से लेसन सीखे हैं, उन लेसन से कुछ बातें साफ उभर करके सामने आ गई हैं। आपको अपने डिफेंस फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन पर बहुत तीव्रता के साथ मेहनत करने की जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात बताता हूं, ये बात राजनीतिज्ञों को समझ में आनी चाहिए। आप जो युद्ध है सिर्फ जोश और होश और जिसके से नहीं जीत पाएंगे। आप अपने जीडीपी का 1.8% खर्च करके अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज नहीं कर सकते। आपको अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा, पीरियड। और डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा करके, और जिस प्रकार का वॉरफेयर आज आपको नजर आ रहा है, क्या आप ये सोच सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई बहुत जबरदस्त एआई एनेबल्ड मिसाइल ड्रोन फोर्स नहीं है तो हम कोई युद्ध लड़ पाएंगे आगे? आपने ऑपरेशन सिंदूर जीत लिया, वो आपकी सेनाओं का पराक्रम था, लेकिन जो लेसन मैं बता रहा हूं वो बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट में, ये बहुत जरूरी बात है, ये सबको पता होनी चाहिए। इस डिफेंस प्रोक्योरमेंट में से जो ब्यूरोक्रेटिक डिलेज होती हैं, उनको निकालने की जरूरत है। आप नाम नहीं किसी का लेना है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल बता सकता हूं। एक कम्युनिकेशन सिस्टम आपकी आर्मी को चाहिए था, उस कम्युनिकेशन सिस्टम को आइडेंटिफाई कर लिया, और उसको लाना है, लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सालों निकल गए, और जब वो फाइनली कम्युनिकेशन सिस्टम आया, तब वो उसको ऑब्सोलीट हुए कई साल हो चुके थे। तो ये जो सिस्टम है डिफेंस प्रोक्योरमेंट का, इसमें से इन ब्यूरोक्रेट्स का या ब्यूरोक्रेटिक डिलेस का निकलना नितांत आवश्यक है। जब सुरक्षा की बात होती है तो ये L1 का बिजनेस नहीं चल सकता। आपको जो चीज चाहिए
वो बेस्ट आपको लेनी पड़ेगी। अगर आप बेस्ट नहीं लेंगे तो गलत टाइम पर गलत जगह पर मार खाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि हमें अपने डिफेंस प्रोक्योरमेंट की सिस्टम्स को बदलना होगा। आपको अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर खास करके कैपिटल आउटले को बढ़ाना होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको इंडिजनाइजेशन पर जोर देना होगा। ये मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको ईरान का उदाहरण दिया। ईरान को आज किसी से कुछ नहीं चाहिए, जो उनकी ताकत है वो खुद बना रहे हैं। वैसे ही हमारा भी इस ऑपरेशन सिंदूर का एक बहुत बड़ा लेसन ये भी है कि हमने इंडिजिनसली डेवलप्ड वेपन सिस्टम से पाकिस्तान को करारी मात दी, लेकिन सिर्फ उससे आपका आने वाले समय में काम चलेगा ये संभव नहीं है। आपको एक और चीज देखने की आवश्यकता है कि आप किस प्रकार से अपनी मैरीटाइम माइट को और बढ़ाते हैं। जो आप देख रहे हैं आज, क्यों अमेरिका ने पूरे पूरे इसको, क्योंकि उनकी जो मैरीटाइम पावर है। तो हमें अपने नेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली अपनी तीनों फोर्सेस को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, मॉडर्नाइज करने की जरूरत है, आगे ले जाने की जरूरत है। दूसरी चीज है कि जो इंटर सर्विसेज कोऑर्डिनेशन है उसके बारे में बहुत हमेशा से बात हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोऑर्डिनेशन नहीं है। हमने इतने सारे युद्ध जीते हैं, चाहे वो 48 हो, 65 हो, 71 हो, 99 हो या गलवान हो, तीनों सेनाओं में अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा है। लेकिन फिर भी आपको एक इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस की या इस प्रकार के इंटीग्रेटेड कमांड्स की जरूरत है जहां पर तीनों सेनाओं के एलिमेंट्स एक कमांडर के अंदर काम करें। ये बहुत क्रिटिकल होता है, बहुत क्रिटिकल होता है। मैं आपको ये जो सेंटेंसेस कहे जाते हैं आर्मी में वो बता देता हूं। कहते हैं कि अमेरिकाज नेवी हैज मोर एयरक्राफ्ट देन अमेरिकाज एयरफोर्स। So they know what is going to make a difference, and that's why they have 11 aircraft carriers. And those 11 aircraft carriers, each one of them carries 60 to 70 to 90 aircraft. So उनके 800 एयरक्राफ्ट तो समंदर में घूम रहे हैं। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि आपको इंटीग्रेटेड कमांड्स की, इस प्रकार के कमांड एंड तो उसकी वजह होती है। देखिए, न केवल ऐसा नहीं हो सकता कि आप लड़ाई वाले दिन ही आकर के और सब कुछ हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू ट्रेन टुगेदर, यू हैव टू कॉन्सेप्चुअलाइज दी जो आपके जो एनिमी के काम करने के तरीके हैं, आप किस प्रकार से हमले आप करेंगे, वो तमाम चीजें आपको इकट्ठे करने की आवश्यकता है। वो अब मैं इसी चीज को वो आधे फ्रंट में ट्रांसलेट करूंगा। ये हमको एक जो इंटीग्रेटेड कमांड है, इन चीजों के बारे में बातचीत हो रही है, बन रहा है, समय आने पर ये सब हो जाएगा। और अगर इमीडिएटली नहीं भी हुआ और हमें कोई और युद्ध में जाने की जरूरत पड़ी तो आपने देखा किस प्रकार का कोऑर्डिनेशन अभी भी था और आने वाले समय में भी रहेगा। कुछ जगह बन चुके हैं, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है, अंडमान निकोबार कमांड है, ये तमाम चीजें हैं, ये ऑलरेडी ट्राई सर्विसेज बेसिस के ऊपर ऑपरेट कर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब जो आधा फ्रंट है, उस आधे फ्रंट में मोस्ट क्रिटिकल इशू इज इंटेलिजेंस। भारतवर्ष में जो इंटेलिजेंस है वो कलेक्शन का एक सोर्स नहीं है, और उसमें जो टर्फ वॉर आपको नजर आती है, कहीं ना कहीं एक इंटेलिजेंस एजेंसी दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी से, इवन इफ इट इज एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस शेयर करने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे नाम से हो, मेरा नाम आए आगे। ये टर्फ वॉर चल। सबसे जरूरी चीज जो है आज भारतवर्ष में, नो मैटर विच फोर्स दिस इज, जो आपको एक यूनिफाइड कमांड, खास करके यूनिफाइड इंटेलिजेंस कमांड बनाने की जरूरत है। और उसमें आप पुलिस हैं, सीआरपीएफ हैं, बीएसएफ हैं, ये हैं, वो हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, रॉ हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दे ऑल मस्ट कम अंडर वन यूनिफाइड कमांडर। खास करके ऐसे इलाकों में जैसे कि उत्तर पूर्वी भारत या कश्मीर, ऐसे इलाकों में कोई इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। हमने काफी कहीं ना कहीं नुकसान भी झेला है कि आपस में तालमेल नहीं होने की वजह से कोई खबर लेट आई, कुछ लोग मरे। तो ये अब जैसे पुलवामा हुआ, इस तरह की चीजें बहुत हो सकती हैं, इंटेलिजेंस फेलियर कहीं ना कहीं। तो जब तक आप अपना इंटेलिजेंस एफर्ट को पूरी तरह कोऑर्डिनेट करके एक यूनिफाइड कमांड के अंदर नहीं डालेंगे, तब तक ये नहीं हो सकता। उसके लिए भले ही आपको राजनाथ सिंह और अमित शाह को और अश्विनी वैष्णव को एक ही मिनिस्ट्री में डालना पड़े, नो मैटर दैट। मेरा ये मतलब है कि ये तमाम चीजें जब तक एक जॉइंट एफर्ट नहीं होगा, जब तक सब लोग मिल करके काम नहीं करेंगे, होल ऑफ ए नेशन अप्रोच चाहिए, बहुत जरूरी है। और इस वजह से मैं कहता हूं कि आपको यूनिफाइड कमांड, और उसमें टर्फ वॉर नहीं होना चाहिए,
उसमें ये नहीं होना चाहिए कि पुलिस इज बेटर देन आर्मी और नेवी इज बेटर देन एयरफोर्स, ये इस तरीके की बात है। तो मेरा ये मानना है कि ये 2-4 इंपॉर्टेंट इश्यूज विच नीड इमीडिएट एड्रेसिंग, और वो आधे फ्रंट को मैं बार बार आपके पूरे इसमें 10 बार और बोलूंगा कि उस आधे फ्रंट को हमको देखने की ज़रूरत है। उसमें जो लीडर्स हैं उनको देखने की ज़रूरत है, जो उनको ब्यूरोक्रेटिक सपोर्ट मिल रहा है उनको देखने की ज़रूरत है, और उस आधे फ्रंट को पकड़ना ज़्यादा क्रिटिकल है। आप ऑपरेशन सिंदूर करके वहाँ कर सब कुछ करके आ सकते हैं, लेकिन उसी ऑपरेशन सिंदूर के लिए अगर आपकी पृथ्वी या ब्रह्मोस जहाँ से फायर होनी है वहाँ सही समय पर नहीं पहुँच पाएगी तो आप सिंदूर क्या करेंगे। तो मेरा ये मानना है 2-3 इश्यूज वेरी इंपॉर्टेंट, मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंशन, कम्युनिकेशन, जॉइंटनेस, ये चीजें, यूनिफाइड कमांड, ये बहुत आवश्यक है। जबकि आर्मी जब कर रही है तब ठीक है, बाकी होल ऑफ ए नेशन अप्रोच इन वन लाइन इज व्हाट इज क्रिटिकली रिक्वायर्ड। सर यू पुट इट द बेस्ट वे। मैं कोशिश कर रहा था कि किस तरह इसको एक जो आपने मल्टीपल वेज में जो ये 5 रीजंस दिए उसको कितने ब्यूटीफुली आपने एक्सपैंड करा। और आई थिंक दर्शकों को भी समझने की जरूरत है कि जो हाफ फ्रंट की जो हम बात करते हैं उसमें एक सिविलियन एफर्ट भी आता है, इंफॉर्मेशन का, अवेयरनेस का, क्योंकि एक्सटर्नल एक्टर्स जैसे आपने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस की बात करी, दे आर टारगेटिंग द हेड ऑफ द नेशन फॉर अ वेरी स्पेसिफिक रीजन। आपको उसको पॉलिटिकल पार्टी या एक इंडिविजुअल से जोड़ के नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि वो हाफ फ्रंट कहीं आपके एक्सटर्नल एनिमीज को तो पनाह नहीं दे रहा है। तो वी नीड टू केयरफुली थिंक अबाउट इट, एंड द फर्स्ट स्टेप ऑफ इट इज इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस। तो जब आप इस पॉडकास्ट को देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें, दे ऑल्सो बिकम अवेयर। सर एक जब हम भारत का भूगोल देखते हैं, ब्यूटीफुल कंट्री, मल्टीपल टेरेन्स, राइट, मल्टीपल एडवांटेजेस भी होती हैं। हिमालय हमारे प्रहरी हैं, एक पहले प्रहरी जो जियोग्राफिकल जिसको कहा जाता है, बट उसी के साथ साथ कुछ वल्नरेबिलिटीज हैं जो हमसे ज्यादा शायद हमारे शत्रु जो हैं उसको हाईलाइट करते हैं, बार बार कहते हैं चिकन नेक जो ये नॉर्थ ईस्टर्न कॉरिडोर से पहले की जो जगह आती है। ऑफ कोर्स इट इज अ स्मॉल एरिया जो कि एक चोक पॉइंट हो सकता है, बट हाउ इज इंडिया गेटिंग रेडी फॉर इट एंड हाउ डज इंडिया डिफेंड दोस चोक? पहले तो मैं आपको तैयार कर दूं इसके लिए, आज के बाद इसको चिकन स्नैक बोलना बंद कर दें। ये हमारी कमजोरी नहीं, चिकन स्नैक नहीं है, इसको मैं कहता हूं रेजर्स एज है। कोई आकर के इस पे हाथ लगा के देखे, उस हाथ को आधे सेकंड में काट के 2 टुकड़ों में नहीं कर दिया तो इंडियन आर्मी बोलना बंद करिए आप मेरे को। तो ये आपके सवाल का जवाब इसमें आ गया कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, और कोई भी इस छोटे पैसेज को, जिसको कि चोक पॉइंट आप कह रहे हैं, कोई भी इसको कोई किसी भी प्रकार से कर नहीं सकता, ये आप निश्चित मान के चलिए। अगर शत्रु को पता है कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो एक चोक पॉइंट है, तो मुझे भी पता है, और मुझे ये भी पता है कि शत्रु उसके साथ क्या करने का प्रयास कर सकता है, और मुझे ये भी पता है कि वो प्रयास जब वो करेगा उसको हम किस प्रकार से छठी का दूध याद दिलाएंगे। तो ये बात, इसको हैविंग सेड दैट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कंप्लेसेंट हो जाइए। तो आपको इस प्रकार के चोक पॉइंट्स की सिक्योरिटी को एंश्योर करना पड़ेगा 2-3 तरीके से। एक, आप फिजिकली आप इसको एंश्योर करेंगे कि इसके ऊपर कोई कहीं से खतरा नहीं आ सकता। दूसरा, आप इसको अपनी फायर पावर से और अपनी उसके साथ इसको इंश्योर करेंगे, और जो लोकल वहाँ पर जो सिस्टम है उसको हम एक्टिवेट करके रखेंगे। और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी, अब आप देखेंगे कि इस ये जो छोटा पैसेज है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इसको कहाँ से खतरा है? बांग्लादेश से, कहाँ से? भूटान से, कहाँ से? चीन से। तो ये तमाम चीज़ें कहाँ पर क्या है ये सब हमको पता है, लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि कंप्लेसेंसी नहीं है, हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन हमको इस बात का यकीन करने की आवश्यकता है कि वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमेशा, या रेजर्स एज जिसे मैं कहूँगा, वो हमेशा खुली रहे, ताकि सड़क मार्ग से, ये भी आप सुन लें, सड़क मार्ग से हमारे पूर्वोत्तर राज्यों के साथ संबंध बना रहे। वरना आप ये मत समझना कि अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कोई कुछ करता है तो पूरा उत्तर पूर्व भारत कोई और ले जाएगा ना। हम उत्तर पूर्व भारत के अंदर भी पूरी तरह से तैयार हैं। और अगर आप इसको चिकन स्नैक बोल रहे हैं, आप वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन हैं? वेजिटेरियन है। जो नॉन वेजिटेरियन बैठे हैं यहाँ पर लोग, वो समझेंगे कि चिकन स्नैक से बेहतर चिकन लेग होता है। और आपको मैं बता दूं कि ये जो चिकन स्नैक की बात कर रहे हैं, जॉर्ज सोरोस के रिश्ते नातेदार,
उनको एक बात बता दी जाती है कि एक बांग्लादेश में चिटगोंग हिल ट्रैक्स है, वो आप उसको फोटो देखेंगे तो एग्जैक्टली चिकन लेग की तरह लगता है। और मैं आपको बता सकता हूं कि इंडियन आर्मी को चिकन का लेग खाने का बहुत शौक है। तो जब जब कभी मौका आया तो ये जितने भी सोरोस के चमचे घूम रहे हैं हमारे पड़ोसी देश में, उनको ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि उनको पता नहीं पड़ेगा कि क्या हो रहा है। So that's the bold response. That's the Indian Army in its true form. Beautiful sir. मजा ही आ गया इस response में. हमने थोड़ी सी इस बारे में बात करी थी कि इंडिया ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस स्ट्रैटेजी को एम्प्लॉय करता है व्हेन इट कम्स टू चाइना। अगर हम दूसरी तरह से इस सवाल को एक बार मैं फिर पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज द क्रिटिकल डिफरेंस चाइना और इंडिया के बीच में जब लड़ाई होती है वर्सेस पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो लड़ाई होती है? देखिए, मैं आपको एक बात साफ बता दूं कि चाइना की जो वॉर फाइटिंग फिलॉसफी है, चाइना की वॉर फाइटिंग फिलॉसफी एक चाणक्य ने ओरिजिनली कहा था, लेकिन सुन त्जू ने उसको शायद अपने शब्दों में ढाला। वो सुन त्जू की उस फिलॉसफी से में विश्वास करते हैं टू विन अ वॉर विदाउट फाइटिंग। 1967 में चोला और नथुला में लड़ाई हुई थी, उसके बाद से हमारी यूनिट ने लड़ाई लड़ी है, वो उसके बाद से आज तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि चीन के जो चीन के साथ जो हमारा सो कॉल्ड सीमा लगती है, उस पर एक भी गोली फायर नहीं हुई है आज तक। 67 से लगभग 60 साल हो गए, एक भी गोली फायर नहीं हुई है, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट। आपको क्या लगता है कि चीन में ताकत नहीं है कि वो ताइवान को ले ले? क्या चीन ने मकाऊ को या हांगकांग को, इनको युद्ध लड़के अपने साथ मिलाया? नहीं। तो चीन की जहां तक फिलॉसफी है, उनका काम करने का तरीका है, वो यही है कि वो आज भी अपनी इस डिप्लोमेसी को प्रयोग में लाते हैं, और इसके कई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। उसमें एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का, किस प्रकार से आप मनूवर करके आप किस प्रकार से दबाव बढ़ाते हैं, इकोनॉमिक वॉरफेयर का। देखिए, जब भी युद्ध लड़े जाते हैं वो 3 फ्रंट्स पे साइमल्टेनियसली युद्ध लड़े जाते हैं, और वो 3 फ्रंट हैं इकोनॉमिक फ्रंट, साइकोलॉजिकल फ्रंट और तीसरा काइनेटिक फ्रंट, जहां आप फिजिकली लड़ाई लड़ते हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू हुआ था? सर उस डेट को तो नहीं, उससे पहले से तैयारी से शुरू हुआ था। वही, क्योंकि मैंने आपको पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दिया तो आपने इस जवाब दिया। जब मैंने इनसे पूछा था तो ये वो कह रहे थे कि 7 मई को शुरू हुआ था। नहीं, पहलगाम हुआ, उसके 24 घंटे के अंदर अंदर हमने इंडस वाटर ट्रीटी निरस्त करी, वो पहला मुक्का था। फिर हमने बॉर्डर सील करे, वो दूसरा प्रहार था। फिर हमने ट्रेड बंद किया, उससे उनका जो लोकल जो छोटा व्यापारी है उसके ऊपर मार पड़ी, वो तीसरा प्रहार था। एयर स्पेस बंद करी, शिप्स बंद करे, अपने बंदरगाह उनके लिए बंद कर दिए, उनके जो उनका सामान लेके कोई और उसके देश का भी चिप आ रहा है उसको बंद कर दिया। तो ये तमाम चीज़ें जो थी वो इकट्ठा, ये ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स था, और हमने इन सब चीज़ों का प्रयोग किया। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी था और इकोनॉमिक वॉरफेयर भी था। उसके बाद हमने समंदर में अपने कैरियर्स को और अपनी नेवी की माइट को और सबमरीन्स को उतार दिया, उससे उनके ऊपर दबाव पड़ा कि भाई कोई रसद आएगी, कुछ है, कहाँ से। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो सब एक लड़ाई का हिस्सा होती हैं। और जो 7 मई को हुआ वो काइनेटिक वॉरफेयर था। एक प्रश्न और पूछूं मैं आपसे? ऐसा तो नहीं है कि मैं इंटरव्यूअर हो गया और आप जवाब देने वाले? हमें पाकिस्तान को वो युद्ध हराने में कितना समय लगा? सर जो विजिबल, जो एज ए ले पर्सन, एज ए सिविलियन ऑडियंस हम देखते हैं, तो मैटर ऑफ 1 नाइट, आई थिंक फ्यू आवर्स, फ्यू मिनट्स। क्योंकि क्या होता है कि युद्ध में आपको अपने पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए। हमारे ऑब्जेक्टिव थे कि वो आतंकवादी जिन्होंने हमारे लोगों को पहलगाम में धर्म पूछ करके कपड़े उतरवा के उनको मारा, उनके आकाओं को ख़त्म किया जाए। तो 9 हमने उनके आतंकवादी अड्डों को आइडेंटिफाई किया, और ये जो 9 अड्डे आइडेंटिफिकेशन है आज नहीं है। अगर मेरा वो प्रेजेंटेशन मिल गया तो मैं आपको बता दूंगा, 2006 में भी हम इन्हीं 9 अड्डों की बात कर रहे थे, और उनको हमने स्ट्राइक किया।
बिना किसी नुकसान के, चाहे वो आपके राहुल गांधी या जो भी हैं, ये लोग कुछ भी पूछते रहे, बिना किसी नुकसान के 1:05 से लेकर के 1:28 के बीच में, या जो भी उसका टाइम रहा, एग्जैक्टली नहीं बता सकता, उन 23 मिनटों में हमने अपना टास्क पूरा कर लिया। फिर हमने उनको बता भी दिया कि भाई हमने अपना काम कर लिया, हमारा उद्देश्य ये था, अब जो भी होगा वो रिएक्शन आपके एक्शन पे होगा। जो आप, तो उसके बाद जो 2-3 दिन बात हुई, वो जो उन्होंने किया उसका जवाब उन्होंने 7 तारीख की शाम को आकर के हमारे पे स्वाम ड्रोन अटैक किया। अगले दिन हमने जाकर के उनके सारे एडी के एसेट्स खत्म कर दिए, कराची से लेकर के और रावलपिंडी तक। फिर उन्होंने दोबारा हमला किया तो उनके 11 एयरफील्ड्स को हमने नुकसान पहुंचा दिया। तो और ये उनके प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा था कि रात को 2:30 बजे असीम मुनीर साहब का मेरे पास फोन आया जबकि मैं स्विमिंग कर रहा था। अब कौन सा प्रधानमंत्री रात के 2:30 बजे स्विमिंग करता है, ये वही बता सकता है, लेकिन जिस प्रकार का मस्खरा वो है वो कुछ भी कह सकता है। लेकिन ये उन्होंने खुद कहा पार्लियामेंट में कि मेरे को ये खबर आई थी कि नूर खान पे हमला हो गया है, किराना हिल पे हमला हो गया है। नूर खान पे हमला होने का मतलब यह है कि यहां से लेकर के नूर खान तक जितनी भी चीजें आपके जो एयर डिफेंस के और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के एसेट्स हैं, उनको सबको हमने न्यूट्रलाइज किया था, तभी आप जाकर के वहां पर हमला कर पाए। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, 310 किलोमीटर दूर जाकर के उनका एक एवेक्स हमने डिस्ट्रॉय कर दिया एक मिसाइल से। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो ये जो 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 चीज थी, इस बात को समझने की जरूरत है कि ये फ्रंट्स तीनों पर ये लड़ाई लड़ी जाती है। उसके बाद साइकोलॉजिकल वॉरफेयर साथ साथ चलता रहता है। अभी क्या हो रहा है, मैं डेसिमेट कर दूंगा, मैं आपको पाषाण युग में भेज दूंगा, मैं आपको खत्म कर दूंगा, ये सब प्रोपेगेंडा नहीं कहूँ, ये आपका इंफॉर्मेशन वॉइस को बोलेंगे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। आप दबाव बना रहे हैं। तो ये तीनों वॉरफेयर साइमल्टेनियसली चलते हैं। और अनफॉर्चुनेटली वो जो आधा फ्रंट है हमारा, वो आधा फ्रंट हमारे को एक इंपॉर्टेंट वॉरफेयर की टेक्निक में कहीं ना कहीं डेंट लगवाता रहता है। आप कहते हैं हमने 22 मिनट में युद्ध जीत लिया, तो उस आधे फ्रंट का एक लीडर उठ के कहता है, जो कि पहले मुख्यमंत्री रह चुका है, कि हम पहले ही दिन वॉर हार गए थे। हर वो बात जो पाकिस्तान कहता है, वो बात वही लोग अगले दिन कह देते हैं या उसके एक दिन पहले कह देते हैं। वर्बेटिम, कॉमा, फुल स्टॉप भी फर्क नहीं होता। तो पहुंच जाते हो। अब ये कॉल इट व्हाट यू लाइक। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हमको इस आधे फ्रंट से बहुत ज्यादा संभल के रहने की जरूरत है। और इस आधे फ्रंट में जो लोग इस राजनीतिक रूप से आगे हैं, उनको सही रास्ता दिखाने की मुझे लगता है बहुत जरूरत है। क्योंकि अगर आप देखिए, मैं आपको बताता हूं, जब 2019 में 370 धारा हटाई गई, उसके बाद एक डोजियर पाकिस्तान ने यूएन में भेजा था, और उस डोजियर में उन नेताओं के नाम थे प्रोमिनेंटली, अपने खुद के प्रधानमंत्री के नाम से पहले हमारे एक लीडर का नाम उसमें लिखा हुआ था। मैं अक्सर डिबेट्स में जाता हूं जहां पर कि पाकिस्तान से लोग होते हैं, पूरा लॉजिकल आप बात कर रहे हैं, और एंड में वो जाके जाते जाते ये कह देता है कि भाई आपका तो पुराना गृह मंत्री ये बोल रहा है, आप क्या बकवास कर रहे हो, आप खुद कह रहे हो हमारे हो, फिर तुम यहां आकर के क्या बकवास कर रहे हो। तो ये मेरा मानना है कि इस आधे फ्रंट को साधना जरूरी है। और ये आधा फ्रंट सधेगा तब जब हर एक व्यक्ति में ये जागरूकता आएगी कि राष्ट्र के हित में क्या है। आपको एक और उदाहरण देता हूं कि एक व्यक्ति था, नाम मेरे को एग्जैक्टली मैं थोड़ी देर याद करूंगा तो आज याद आ जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो जैसलमेर से उसको पकड़ा गया, और वो पाकिस्तान के जासूस के रूप में काम कर रहा था। वो कैसे पकड़ा गया? हालांकि उसके कुछ पड़ोसी थे जिनको ये लगा कि अरे इस के आदमी के पास ये कल तक तो भिखारी की तरह चल रहा था, अचानक से बहुत सारा पैसा आ गया। तो ये एक जागरूक माइंड ने इस बात को नोटिस किया। पैसा आना कोई गलत बात नहीं है, और ये भी जरूरी नहीं है कि पैसा गलत तरीके से आया, हो सकता है वो कोई इनोसेंट इशू रहा होता। उन्होंने इस बात को नोटिस किया और उन्होंने इस बात को सही लोगों के पास पहुंचाया, क्योंकि युद्ध का समय था, युद्ध की तैयारी चल रही थी, पहलगाम हो चुका था। तो जब उसको पहुंचाया, फिर उसकी जब तफ्तीश हुई तो पाया गया कि वो तो आईएसआई का जासूस है। तो ये जो अवेयरनेस है कि आप अपने आप को चौकन्ना रखें, ये जागरूकता पूरे देश में आने की जरूरत है। और मैं फिर कहूंगा कि हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरा
उस आधे फ्रंट से है, बाकी 3 फ्रंटों को देखना हमारी सेना की काबिलियत के अंदर शामिल है। उस पर आप निश्चिंत हो जाएं। और जहां तक ऑफेंसिव डिफेंस का सवाल है, ये हमारे को पहला पाठ पढ़ाया जाता है कि ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ये मैं कई दफा इस बात को कह चुका हूं कि सिक्योरिटी, जो अमृतसर की सेफ्टी सिक्योरिटी है, वो लाहौर में है, अमृतसर में नहीं है। जम्मू की सेफ्टी सिक्योरिटी सियालकोट में है, जम्मू में नहीं। तो वो ऑफेंसिव आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपने को बचाने के लिए किस प्रकार से अपनी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी का लाभ उठा सकते हैं। और वो मैं फिर आपको बता रहा हूं, डिटेल्स में नहीं बता सकता, लेकिन हमारे पास वो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है। इससे आप निश्चिंत रहें। ऑपरेशन सिंदूर में हमने वो करके दिखा दिया। आप उस आधे फ्रंट की चिंता करना शुरू करें। सर, आपने हालांकि इस बारे में थोड़ा सा हमें पहले बता दिया था और इस रिस्पांस में भी हमने बात करी, लेकिन जेएफके का एक, जो हमारे यूएस के एक प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जॉन एफ कैनेडी, उनका एक कोट है, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। तो हम निश्चिंत हैं, हमारी आर्मी और हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बिल्कुल सही हाथों में है। परंतु एज सिविलियंस आप क्या चाहते हैं कि एक सिविलियन को अवेयरनेस और इंफॉर्मेशन के साथ साथ ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू नेशनल सिक्योरिटी? देखिए, मैं ये 2-3 तरीके से ये प्रश्न मेरे पास अक्सर आया करता है। एक ये पूछते हैं मेरे को कि पेट्रोटिज्म को आप कैसे डिफाइन करते हैं। ये मेरे से अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। तो मैं उनको यही बताता हूं कि आपको पेट्रियट होने के लिए, राष्ट्रभक्त होने के लिए सेना में होना जरूरी नहीं है। हर वो इंसान जो अपना काम, एनी वन हु इज डूइंग हिज जॉब टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, आई विल रिपीट, इफ यू आर डूइंग योर जॉब टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, कीपिंग ओनली वन थिंग इन माइंड, नेशन फर्स्ट। आप जो भी कर रहे हैं, आप झाड़ू वाले हैं, आप राजनीतिक लीडर हैं, आप ट्रक के ड्राइवर हैं, आप ट्रेन के पायलट हैं, या जो भी आप हैं, अगर अपना काम अपनी काबिलियत के अनुसार सर्वश्रेष्ठ तरीके से कर रहे हैं और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपसे बड़ा राष्ट्रभक्त कोई नहीं है दुनिया में। तो अब ये आपके प्रश्न का उत्तर इसमें निहित है कि आप सेना के लिए क्या कर सकते हैं। एक जो सबसे बड़ी आवश्यकता है सेना के लिए, आप ये काम कर सकते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं, जहां भी कर रहे हैं, उसको राष्ट्र प्रथम की भावना से करते चले जाइए, तो आप सेना का बहुत बड़ा उसमें योगदान दे रहे हैं। दूसरी चीज, मेरा ये मानना है, मैं अक्सर ये कहा करता हूं कि आपकी भारतीय सेना को सिर्फ 2 चीजों की आवश्यकता है, सामान और सम्मान। आप सेना को लड़ने के लिए वेर-विदौल प्रदान करें और उसका सम्मान से ये मतलब नहीं है कि आप उसकी आरती उतारो। सम्मान से मतलब यह है कि उसके काम पर, उस पर आप विश्वास रखें, आप उस विश्वास को जाहिर करें। आप ऐसा ना करें कि आप मुझे सर्जिकल स्ट्राइक का नमूना लाके दो, प्रमाण लाके दो, और ऐसा जो पूछता है उसको रास्ता दिखाना भी आपका काम है। ये रिक्वायरमेंट है। तो कोई रिक्वायरमेंट आपकी सेना की आपकी तरफ से नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है कि आप सेना को सामान और सम्मान देते रहिए, और फिर आप देखिए किस प्रकार से आपकी सेना आपके देश को की सुरक्षा करने में सक्षम रहती है। और ये मैं सामान क्यों कह रहा हूं बार बार, क्योंकि आज कुछ लोग जो ब्यूरोक्रेटिक पार्लियामेंट उसमें हैं, वो हर उस चीज को स्टॉल करने का प्रयास करते हैं जहां पर आपकी सेना के मॉडर्नाइजेशन की बात है। हालांकि अभी पिछले 10 वर्षों में, 12 वर्षों में चीजें काफी बदली हुई हैं, लेकिन अभी भी जो मैंने डिफेंस प्रोक्योरमेंट की बात की, सिस्टम्स आपको बदली करने पड़ेंगे। आपको पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, आपको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, आपको एआई एनेबल्ड डिफेंस और मिसाइल फोर्स को तैयार करना पड़ेगा, आपको अपने आइलैंड टेरिटरीज पे ध्यान देना पड़ेगा। आपने 70 साल आइलैंड टेरिटरीज को नेग्लेक्ट किया है। आज आपको मैं बता सकता हूं, अंडमान निकोबार आइलैंड आपको ऐसी जबरदस्त काबिलियत देता है कि हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और अंडमान निकोबार आइलैंड में 4 अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। यह बात आप देखिए,
आपको मैं बताता हूं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम क्या अभी क्या कैसे ईरान ने इस युद्ध में अपना परचम फहराया हुआ है। इसने ईरान ने इस युद्ध में परचम फहराया हुआ है, उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक करके रखा हुआ है। क्या आप में वो काबिलियत है कि आप किसी ऐसे चोक पॉइंट के ऊपर कोई असर डाल सकते हैं? आपके पास भूगोल आपके साथ है, अंडमान निकोबार आइलैंड आपके पास हैं, लक्षद्वीप आपके पास हैं, क्या आपने किया उसका? एक और मैं आपको बात बताता हूं, अभी हम गैस की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, ये नहीं, पेट्रोल नहीं, फलाना नहीं, ढकाना नहीं। अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो हैं वो भारत का 0.2% भारत का जो लैंड मास है 0.2% है। लेकिन अंडमान निकोबार आइलैंड से भारत का 30% एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है। और आपने उस 30% एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि आपकी बहुत बड़ी ताकत हो सकता था, उसको नेग्लेक्ट किया है आपने। 70 सालों तक नेग्लेक्ट किया आपने। म्यांमार में तेल है, इंडोनेशिया में तेल है, अरे ये वही लाइन है यार, यहां भी तेल है। कोई लॉजिक नहीं है। अब जो लॉजिक अब मेरे को बताया जाता है, कहीं कहीं बोलते हैं कि नहीं, अगर हमने यहां तेल निकाल दिया होता तो अमेरिका ने हमारे ऊपर भी हमला कर दिया होता। ये कोई तरीका नहीं। आप तेल निकालिए और फिर उस तेल की सुरक्षा करने के लिए औकात रखिए अपनी। तो ये हमको देखना पड़ेगा। ये बात एक बहुत बड़ा नेवल थिंकर हुआ था, एटी महान। एटी महान सबने आपने पढ़ा हुआ, मुझे जो खुशी है कि आपने उसको पढ़ा। तो उसने एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया था, और अभी नहीं, 150 साल पुरानी बात है। और उसने कहा था कि इंडियन ओशन होल्ड्स द की टू 7 सीज, हुएवर कंट्रोल्स इंडियन ओशन विल कंट्रोल द वर्ल्ड। भारत जो है अपने ज्योग्राफिक, अपने भूगोल की वजह से नेचुरली इंडियन ओशन को कमांड करता है। और हमने इतने बड़े एसेट को कभी भी मोनेटाइज या उसको करने की कोशिश नहीं करी। तो हमारा जो विजन था वो कहीं ना कहीं हम लोग लैक कर रहे थे। थिंग्स वजह हो रही हुई, मैं किसी की कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं किसी पे, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमको कई ऐसी जगहों पर जिनको हमने पहले नेग्लेक्ट किया, उन पर काम करने की आवश्यकता है, ताकि हम अपनी सुरक्षा को और वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स को डोमिनेट करने की ताकत बन सके। राइट, टाइम हैज कम टू बी प्रोएक्टिव ऑन दैट फ्रंट। ओह यस, टाइम वाज ऑलवेज देयर, वी वर नॉट। जी सर, लास्ट क्वेश्चन, जाते जाते आपकी तरफ से कोई स्पेशल मैसेज हमारी यंग ऑडियंस के लिए, खासकर जो एनडीए या आईएमए के एस्पिरेंट्स हैं? देखिए, मैं एनडीए आईएमए एस्पिरेंट्स को तक अपने आप को कन्फाइन नहीं करूंगा। एक 1 लाइन मैसेज में देना चाहता हूं सबको, दोनों भाषाओं में 1 लाइन मैसेज। और अगर आप मेरा व्हाट्सएप का स्टेटस देखेंगे तो वो आपको वहां लिखा हुआ दिख जाएगा। 1 लाइन मैसेज है, नेशन फर्स्ट, कैरेक्टर मस्ट। राष्ट्र प्रथम, चरित्र उत्तम। और जब ये आपके अंदर ये भावना आ जाएगी, तो आप चाहे वो एनडीए आईएमए में जा रहे हैं, या कहीं जा रहे हैं, या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या डॉक्टरेट कर रहे हैं, या सफाई कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, अगर ये चीज होगी तब आप अपने आप को, ये मेरा मैसेज रहेगा आप पूरे देश के लिए। भारत की ताकत क्या थी? भारत जब विश्व गुरु था, भारत की ताकत क्या थी? भारत की ताकत थी वैल्यूज। आज के यूथ को वैल्यू ऑफ वैल्यूज समझनी पड़ेगी, और राष्ट्र प्रथम चरित्र उत्तम की भावना से अपने आप को इस प्रकार से देश की सेवा में ढालना पड़ेगा। और इसके अलावा कोई और संदेश मुझे लगता नहीं कि मेरे को देने की आवश्यकता है। अब जब तक ये भावना राष्ट्र प्रथम की पूरी तरह से निकल करके नहीं आएगी, तब तक जो लोग नारे लगाते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे और फलाना होगा, ढकाना होगा, उन लोगों को सही राह पे लाना। वो लोग आज किसी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं या कुछ हैं या जो भी है, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमको सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के बेहतरी के लिए काम करना पड़ेगा, और सही प्रकार से उसको करते रहेंगे। तो ये मेरा यूथ से आह्वान रहेगा कि आप जो कर रहे हैं, जहां कर रहे हैं, जिस भी कैपेसिटी में कर रहे हैं, डू इट टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटी, कीपिंग नेशन फर्स्ट इन माइंड। नेशन फर्स्ट, कैरेक्टर मस्ट। सर थैंक यू सो मच। राष्ट्र प्रथम, चरित्र उत्तम, इतना खूबसूरत मैसेज है। एक छोटा सा मैसेज, लेकिन उसमें कितनी गूढ़ बात छुपी हुई है, ये व्यूअर्स को पसंद आ रहा होगा।
तो कमेंट करके ज़रूर लिखें, नेशन फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट, ये आपका नया मोटो होना चाहिए। तो सर, आज आपने हमारे लिए समय निकाला, थैंक यू वेरी वेरी मच। इतने सारे गोल्डन जेम्स आज मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू आपके एक्सपीरियंस से, और आज हमने बात करी आधुनिक वॉरफेयर पे, जियोपॉलिटिक्स पे, करंट अफेयर्स में। सर से जब भी बात करते हैं और ऐसी हस्तियों के साथ जब हम बैठते हैं तो हमारे अंदर का राष्ट्रभक्त और ज्यादा बलवान होता है। सर, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, और उम्मीद करता हूं कि ग्लोबल मंथन और हमारे बीच में जो ये सिलसिला है वो आगे भी जारी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी आपको धन्यवाद और आभार करना है क्योंकि आपने मुझे मौका दिया कि मैं बात कर सकूं आपसे और आपके थ्रू, मंथन के थ्रू लोगों के साथ कनेक्ट कर सकूं। और ये मेरा कोशिश रहती है कि मैं लोगों के साथ कनेक्ट होकर के जो भी मैं समझता हूं ठीक है वो उनके साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। And to the viewers, stay tuned because we'll be back very soon with another edition of the Global Manthan podcast. Jai Hind.